morning, all of you. मैं रंजीत सिंह गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज 5 दिन श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपने टीचिंग सब्जेक्ट जो है जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, तो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसके अंदर अपने टॉपिक शुरू किया था उपलब्धि परीक्षण, जिसको अपने अचीवमेंट टेस्ट में कहते हैं। अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण का परिभाषा को मैंने बता दिया था कि शिक्षक जो बच्चों को कक्षा कक्ष के अंदर अध्ययन करवाता है तो समय समय पर उसका मूल्यांकन करता है कि उसने जो शिक्षण कार्य करवाया है वो बच्चों को किस सीमा तक समझ में आ गया है, या उसने जो ज्ञान बच्चों को दिया है बच्चों ने उसे किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है। तो इस बात का पता लगाने के लिए शिक्षक समय समय पर मूल्यांकन की प्रक्रिया को बनाता है, और मूल्यांकन बच्चों का करने के लिए उसे विशेष प्रकार के परीक्षणों की या आप कह सकते हैं कि प्रश्न पत्रों की या टेस्ट की आवश्यकता होती है, जिसे अपने उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण जो है ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे शिक्षक जो है कक्षा कक्ष में अध्ययन करवाता है तो दैनिक मूल्यांकन भी बच्चों को कर सकता है, या दैनिक टेस्ट बच्चों को हो सकता है, साप्ताहिक भी हो सकता है मूल्यांकन, या जैसे प्रथम वर्ग द्वितीय वर्ग के रूप में भी मूल्यांकन कर सकते हैं बच्चों का। अर्धवार्षिक या हाफ ईयरली एग्जाम के रूप में बच्चों को मूल्यांकन करते हैं, और ईयरली एग्जाम जो होता है वार्षिक परीक्षा, इसके द्वारा भी बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये सभी जो अलग अलग प्रकार के मूल्यांकन करने के तरीके हैं, इनके अंदर जो टेस्ट या प्रश्न पत्रों को उपयोग में लिया जाता है वो एक प्रकार के उपलब्धि परीक्षण होते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण के अंदर फिर इसके प्रकार भी पढ़ लिए थे। तो प्रकार के अंदर हमने देखा था उपलब्धि परीक्षण कई प्रकार के होते हैं। तो उनके अंदर जैसे एक हमने देखा था कि प्रवेश परीक्षाएं होती हैं। प्रवेश परीक्षाएं जिनके अंदर अपने चयन परीक्षण कहते हैं, उनको 2 प्रकार की पढ़ी थी, ये भी एक प्रकार का उपलब्धि परीक्षण है। दूसरा अपने चार्ट में था उसमें दीक्षणांत परीक्षाएं पढ़ी थी, विषय के किसी एक विशेष भाग का ही जब अपने मूल्यांकन करना हो तो उसके लिए। फिर अपने पढ़ी थी निदानात्मक परीक्षाएं। तो निदानात्मक परीक्षाएं भी एक प्रकार की उपलब्धि परीक्षण है, जिसके द्वारा आपको मैंने बताया था कि बच्चे किसी विषय विशेष के अंदर या कक्षा के कुछ बच्चे जो है वो पिछड़ गए हैं, तो उनके कारणों का पता लगाने के लिए कि वो पिछड़ क्यों गए हैं, क्या कारण रहे हैं, उन कारणों को खोजने के लिए, उनका पता लगाने के लिए जो परीक्षण लिया जाता है निदानात्मक परीक्षण थे। ये भी एक प्रकार का उपलब्धि परीक्षण होता है। तो इसके बाद चौथा हमने इसमें देखा था सामान्य उपलब्धि परीक्षण। सामान्य उपलब्धि परीक्षण जो है ये कॉमन रूप से शिक्षक के द्वारा उपयोग की जाती है कक्षा कक्ष के अंदर बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए। तो सामान्य उपलब्धि परीक्षण के अंदर हमने फिर पढ़ा था कि ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो इसमें था प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण, और दूसरा था अध्यापक निर्मित। प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण या जिनको अपने मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं, और दूसरा था इसके अंदर अध्यापक निर्मित परीक्षण। तो सामान्य उपलब्धि परीक्षण जो होती है ये भी 2 प्रकार की थी, एक प्रमापीकृत या मानकीकृत और दूसरा अध्यापक निर्मित। इसका मैंने आपको बता दिया था कि सामान्य जो प्रमापीकृत या मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण है ये बाजार में बने बनाए मिलते हैं, और जो अध्यापक निर्मित परीक्षण है इसका पूर्ण नाम से पता चल रहा है कि जिनको अध्यापक के द्वारा समय तैयार किया जाता है। अब अपने अध्यापक निर्मित जो परीक्षण है इनकी डिटेल भी पढ़नी है, और प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण है इनकी डिटेल भी पढ़नी है। तो अपने प्रकरण अपना है उपलब्धि परीक्षण। तो इसमें पहले है अपने पास मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण के अंदर आपको मैंने बीच में वीडियो के अंदर बता दिया था कि ये परीक्षण जो है रेडीमेड या बने हुए बाजार के अंदर उपलब्ध होती है, और इनका उपयोग करके बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। उन्होंने शिक्षण उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है इसका पता लगाया जाता है। हम मानकीकृत या जिनको अपने प्रमापीकृत परीक्षण कहते हैं, इनका जब अपने चयन करना है, सिलेक्ट करना है इनको या अपने लेना है, तो इनको लिखते समय या इनका चयन करते समय या इनको सिलेक्ट करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए ये हमने डिस्कस करना था। यहाँ तक बीच वाले वीडियो के अंदर हमने देख लिया था। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब मानकीकृत या
प्रमाणीकृत परीक्षण का चयन किया जाता है तो चयन करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, परीक्षण ऐसा हो जो अपेक्षित सूचना देता हो। मतलब जो अपने परीक्षण ले रहे हैं बाजार से वो परीक्षण ऐसा होना चाहिए जो अपेक्षित सूचना, अपेक्षित का मतलब जिस सूचना को अपने प्राप्त करना चाहते हैं वो सूचना को देने वाला हो। मान लो कि अपने बच्चों के ज्ञानात्मक पक्ष का मापन करना चाहते हैं तो वो परीक्षण ज्ञानात्मक पक्ष का मापन करता हो, या अपने बच्चे के कौशल का मापन करना चाहते हैं तो वो परीक्षण जो है बच्चे के कौशल का मापन करता हो। तो उसका मतलब ये है कि अपेक्षित सूचना देने वाला है परीक्षण। अगर अपने बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का मापन करना चाहते हैं लेकिन जो परीक्षण अपने ले रहे हैं वो परीक्षण जो है बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष का मापन ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो परीक्षण जो है अपेक्षित सूचना नहीं दे रहे हैं। तो पहला इसका यही है, चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि परीक्षण उस प्रकार के परीक्षण का चयन करना है जो अपेक्षित सूचना देता हो, या जिस सूचना को अपने प्राप्त करना चाहते हैं उस सूचना को वो परीक्षण देता हो तो उस परीक्षण का अपने को चयन करना चाहिए। दूसरा इसके अंदर परीक्षण विश्वसनीय और वैध होना चाहिए। जिस परीक्षण का अपने चयन कर रहे हैं उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए और वैधता होनी चाहिए। विश्वसनीय और वैधता के बारे में आपको मैंने पीछे वाली जो वीडियो है बनाई है अलग से, अपने टॉपिक जो था अपना अच्छे मूल्यांकन या अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषताएं, तो उसके अंदर अपने 6-7 विशेषताएं पढ़ी थी जिसके अंदर अपने पढ़ा था कि जो है विश्वसनीयता, वैधता, ठीक है, मानक और ये सारे जो क्वालिटी थी अच्छे प्रश्न पत्र की, तो वहाँ जाकर के आप इसको दोबारा से देख सकते हो कि विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है, वैधता का मतलब क्या होता है। ये अच्छे से मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें बताया हुआ है। तो दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अपने प्रश्न पत्र जो मानकीकृत है या प्रमाणीकृत है बाजार से लेना है तो पहले इस बात की जाँच कर लेनी चाहिए कि उसके अंदर विश्वसनीयता और वैधता है या नहीं है। अगर विश्वसनीय और वैधता वाला प्रश्न पत्र है तो उसे लेना चाहिए। अगर विश्वसनीय और वैधता उसके अंदर नहीं पाई जाती है तो ऐसे प्रश्न पत्र को चयन करते समय निरस्त किया जाना चाहिए या उसका चयन नहीं करना चाहिए। तीसरा है, ऐसे परीक्षणों में पद छात्रों के लिए संतुलित हो। जिस प्रश्न पत्र का अपने चयन कर रहे हैं उसके अंदर जो पद दिए गए हैं, मतलब जो उसके अंदर खंड दिए गए हैं या प्रश्न दिए गए हैं, अंकों का भार दिए गए हैं, वो संतुलित होना चाहिए, ठीक है, और बच्चों के स्तर के अनुसार हो और उसमें समय के अनुसार या जो समय सीमा है उसके अनुसार भी वो संतुलित होने चाहिए। जैसे प्रश्न की संख्या है प्रश्न पत्र के अंदर ज़्यादा दे दी गई है और समय उसमें कम दिया गया है तो वो पद संतुलित नहीं है उसके अंदर। तो प्रश्न पत्र जो अपने चयन करना है उसमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि उसके अंदर जो पद दिए गए हैं वो छात्रों के लिए संतुलित हो और छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो और उसमें जो विभाजन अच्छे से किया गया हो। इसके बाद है, ऐसे परीक्षण में पदों का कठिनाई स्तर भी, कठिनाई स्तर जो है बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अपने जिस क्लास के बच्चों के लिए जो परीक्षण का चयन कर रहे हैं उसका कठिनाई स्तर उस क्लास के बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। जैसे 7वीं क्लास के बच्चों के लिए अगर अपने परीक्षण ले रहे हैं तो उसका जो कठिनाई स्तर है वो 7वीं क्लास के बच्चों का जो मानसिक स्तर उसके अनुकूल होगा। और अगर अपने 10वीं क्लास के बच्चों के लिए परीक्षण का चयन कर रहे हैं, हालांकि टॉपिक एक ही हो सकता है, जैसे अपने अमलसार टॉपिक की बात करें तो अमलसार टॉपिक 6वीं-7वीं क्लास के अंदर भी होता है, साइंस के अंदर 10वीं क्लास के अंदर भी होता है, केमिस्ट्री के अंदर 11वीं-12वीं के अंदर भी मिल जाता है, लेकिन उसका कठिनाई स्तर जो है वो उस क्लास के बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल हो। तो इस प्रकार के प्रश्न पत्र का अपने को चयन करना चाहिए ताकि बच्चे उसको अच्छे से जो है सॉल्व कर सकें और उनका जो है उपलब्धि परीक्षण है वो अच्छे से पता चल सके कि कितना सफल रहा है। दूसरा है अपने पास अध्यापक निर्मित परीक्षण। तो ये जो अपने ने पढ़ा ये था कि मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण का जो रेडीमेड बना बनाए बाजार में मिलते हैं उनका चयन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद अब दूसरा अध्यापक निर्मित परीक्षण। अध्यापक निर्मित जो परीक्षण है इसका अपने को पता है कि ये शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो कोई भी शिक्षक जो है वो अपने विषय विशेष का जो है जब मूल्यांकन करता है तो वो अपने विषय विशेष और कक्षा विशेष के बच्चों के लिए जो प्रश्न
पत्र तैयार करेगा वो अध्यापक निम्न परीक्षण कहलाता है। तो इसमें अध्यापक जो है वो अपने ही विषय का और कक्षा विशेष जिस कक्षा के बच्चों को मूल्यांकन करना चाहता है उस कक्षा के बच्चों के लिए और विषय वस्तु भी इसमें निर्धारित है। शिक्षक जैसे विज्ञान के 8वीं क्लास के 5वें चैप्टर का मूल्यांकन करना चाहता है बच्चों का जो उसने बच्चों को पढ़ाया है तो वो 5वें चैप्टर के अंदर से प्रश्न पत्र होंगे प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार का परीक्षण जो है अध्यापक निर्मित परीक्षण कहलाता है। अध्यापक निर्मित जो परीक्षण है इसलिए जो संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंदर से बना करके शिक्षक जिस भी लेसन का या जिस पाठ्यक्रम के बाहर का मूल्यांकन करना चाहते हैं उसी के आधार पर इसको तैयार करता है। ये इसके अंदर जो प्रश्न रखे जाते हैं वो सामान्यतः ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप या लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं क्योंकि समय सीमा इसमें कम रहती है। शिक्षक को अपने क्लास के अंदर ही इस प्रकार के प्रश्न पत्रों को जो है लेना होता है बच्चों से तो मूल्यांकन करते समय तो कम समय सीमा होने के कारण इसके अंदर जो प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्न रखे जाते हैं वो छोटे होते हैं। अब जब शिक्षक जो है प्रश्न पत्र तैयार करता है अध्यापक परीक्षण बनाता है तो उसमें ज़्यादातर वो जो बच्चों ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक का मापन करने की कोशिश करता है। मतलब जो अध्यापक निर्मित परीक्षण है वो संज्ञानात्मक बुक से संबंधित प्रश्नों वाले ज़्यादातर होते हैं। अब अध्यापक निर्मित परीक्षण जब तैयार किया जाएगा अध्यापक द्वारा प्रश्न पत्र बनाया जाएगा तो उसमें अध्यापक को प्रश्न पत्र को तैयार करते समय या प्रश्नों का चयन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ये अपने पढ़ेंगे। पहले अपने ये पढ़ा था कि मानकीकृत या मापीकृत परीक्षण का चयन करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। मतलब रेडीमेड जब प्रश्न पत्र लेना है अपने को तब किन बातों को ध्यान में रखना ये अपने पढ़ लिया। अब हमने पढ़ेंगे जब शिक्षक के द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है अध्यापक के द्वारा तब उसको प्रश्न पत्र बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला इसके अंदर जो उद्देश्य होते हैं सामान्य विशिष्ट उद्देश्य उनको परिभाषित किया जाना चाहिए क्योंकि जब अपने लेसन प्लान करते हैं आपने पढ़ा है दैनिक पाठ्य योजना के अंदर तो उसमें पहले सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं तो उसी के आधार पर फिर प्रस्तावना होती है। तो सामान्य उद्देश्य जो है ये सभी विषयों के लिए समान हो सकते हैं लेकिन विशिष्ट उद्देश्य सभी विषयों के अनुसार अलग अलग होते हैं। तो शिक्षक को जब अध्यापक में शिक्षण को तैयार करना है तो उसमें सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उनको परिभाषित करते हुए उसी के अनुसार जो है प्रश्न पत्र को तैयार करना चाहिए। दूसरा इसके अंदर है विषय वस्तु का विशिष्टीकरण किया जाए। तो इसके अंदर शिक्षक को जो विषय वस्तु है उसका विशिष्टीकरण करना चाहिए। मतलब उसको पहले ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम है जिसमें से उसने प्रश्न पत्र तैयार करना है या जो चैप्टर है उसके अंदर कौन से विषय वस्तु उसने कितने प्रकार के प्रश्न रखने हैं कि विषय वस्तु के अंदर ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित कितने प्रश्न होंगे भावात्मक पक्ष से कौशल से संबंधित। तो इस प्रकार से विषय वस्तु का विशिष्टीकरण कर लेना चाहिए। या विषय वस्तु के अंदर कौन से भाग को कितने बार देने हैं तो ये विषय का विशिष्टीकरण हो जाएगा विषय वस्तु का। तो शिक्षक को प्रश्न पत्र तैयार करते समय विषय वस्तु का विशिष्टीकरण कर लेना चाहिए। तीसरा इसके अंदर अब उद्देश्यों और विषय वस्तु के विशिष्टीकरण के अनुसार परीक्षण के पद लिख लेने चाहिए। जब उद्देश्यों का विशिष्टीकरण कर लिया उद्देश्यों को परिभाषित कर लिया और विषय वस्तु का भी विशिष्टीकरण कर लिया निर्धारित कर लिया कितने किस भाग को देने हैं तो उसके बाद इनको जो है दोनों पदों को लिख लेना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार विशिष्टीकरण करने के बाद इनको लिख लिया जाना चाहिए। इसके बाद जब उद्देश्यों को अपने लिख लेंगे तो फिर नील पत्र तैयार किया जाएगा। इसका नील पत्र तैयार करने का मतलब है कि ब्लूप्रिंट या अपने कह सकते हैं जब भी कोई प्रश्न पत्र तैयार करना है तो उसका पहले एक ढांचा या खाका तैयार किया जाता है कच्चा प्रश्न पत्र बनाया जाता है जिसको अपने कहते हैं तो ब्लूप्रिंट या नील पत्र होता है। तो ब्लूप्रिंट प्रश्न पत्र से पहले उसका तैयार किया जाना चाहिए शिक्षक के द्वारा उद्देश्यों को और विषय वस्तु को विशिष्टीकृत करके निर्धारित करके ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा या करना चाहिए। तो उस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही प्रश्न पत्र को बनाया जाना चाहिए। तो ब्लूप्रिंट के बिना सीधा प्रश्न पत्र बनाया जाता है अगर तो वो पूर्ण रूप से हो सकता है सही ना हो। तो नील पत्र या ब्लूप्रिंट बनाने के बाद ही प्रश्न पत्र को शिक्षक के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है रूपरेखा के अनुसार मत लिखे जाने चाहिए और अलग अलग योजनाओं के अनुसार उनको अंक बांट दिया जाना चाहिए। अब इसमें अलग अलग जैसे अपने को खंड डिवाइड करना चाहते हैं प्रश्न पत्र को खंड के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं तो अपने जो है उसको खंड के अंदर भी डिवाइड कर सकते हैं। फिर उसके अंदर अपने अंक बार
या उसके अंदर अपने जो ऑप्शन देना चाहते हैं, सारी चीज़ें जो है इंस्ट्रक्शन दी जाती है पेपर के ऊपर पहले वो दी जानी चाहिए कि ए खंड में से कितने क्वेश्चन करने हैं, ब खंड में से कितने करने हैं, अंकवार कितना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर पहले दी जानी चाहिए और इनका भार भी निर्धारित कर देना चाहिए कि जो है ए खंड वाले प्रश्न कितने अंक के होंगे, ब खंड वाले कितने के होंगे, स वाले कितने के होंगे। तो ये जो इसके अंदर योजना के अनुसार इनको भार दे दिया जाना चाहिए। फिर परीक्षण की पुनः जांच की जाए। जब अपने प्रश्न पत्र के अंदर प्रश्न निर्धारित कर लिए कितने दिए जाएंगे, उनके अंक भी निर्धारित कर लिए, खंड भी निर्धारित कर लिए, ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया, उसके बाद अपने उसका जो प्रश्न पत्र है उसको तैयार करवाएंगे, उसको प्रिंट कर लेंगे। तो प्रिंट करने के बाद जो प्रश्न पत्र है उसके ऊपर पुनः जांच की जाएगी। पुनः जांच के अंदर एक तो उसके अंदर अपने भाषा से संबंधित जांच करेंगे कि प्रश्नों के अंदर कोई भाषा से संबंधित त्रुटि तो नहीं है, बच्चे जो है प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ सके। दूसरा उसके अंदर अंक जो है भार दिया गया अंक भार वो पूर्ण रूप से सही है, कुल अंक जो बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 100 नंबर का प्रश्न पत्र तैयार किया है तो प्रश्नों के अंक जो है वो टोटल स्कोर है कि नहीं हो रहे, प्रश्नों की संख्या जो निर्धारित की पूर्ण है कि नहीं, मतलब पूरे प्रश्न पत्र को एक बार पुनः उसकी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद उस प्रश्न पत्र को फिर जो है बच्चों को दे करके बच्चों को मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये है कि जब अध्यापक निर्मित परीक्षण जो है उसको अध्यापक तैयार करेगा तो उसको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। इसके बाद ये टॉपिक आपको मैंने पिछले वाली वीडियो के अंदर करा दिया कि अध्यापक निर्मित परीक्षण और मानकीकृत या प्रमाणीकृत परीक्षण के अंदर अंतर, ये आपको मैंने पिछले वाली वीडियो के अंदर करा दिया, आप देख लेना। अब अपने इसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे कि अध्यापक निर्मित परीक्षणों के उद्देश्य और इनकी विशेषताएं। अब आपने ये पढ़ लिया आज के अध्यापक निर्मित परीक्षण बनाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो कल वाले वीडियो के अंदर अपने देखेंगे अध्यापक निर्मित परीक्षणों की विशेषता, उनके उद्देश्य और इनका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो आज वाले वीडियो के अंदर इतना ही है, आप इसको अच्छे से देख लेना। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।